Good morning, dear students. So now, in the previous lecture, I have explained you activity 1, 2, 3 and 4. And so today we will start with our next activity, that is activity number 5 on the page number 50. Okay. So, have you heard of shadowgraphy? It's the art of using the hands to make interesting shadow shapes on a screen. The art has been around a long time. अब आपने शैडोग्राफी के बारे में सुना है? अब शैडोग्राफी क्या होता है? तो शैडोग्राफी होता है जैसे सी, अब ये क्या है? ये क्या है? ये बन क्या रहा है? ये हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? ये जो है एक शैडोग्राफी बन रहा है, यानी कि ये एक बर्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? बर्ड। यस और नो? बर्ड है ना, ये बर्ड है ये, ठीक है। अब जो मैंने आपको दिखाया ना, तो इससे क्या होता है, मैंने अपने हैंड्स का यूज़ किया और हैंड्स के थ्रू मैंने आपको एक कला दिखाई, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक स्किल, जो मेरा स्किल था वो मैंने आपको दिखाया, और जो इससे कोई एनिमल बना और बर्ड बनी ना, चिड़िया बनी ना, ये तो इसे कहते हैं शैडोग्राफी। सो इन एक्टिविटी 5 इज टॉकिंग अबाउट शैडोग्राफी. Yes, it is regarding shadowgraphy. So, what is shadowgraphy? So, where a shadowgraphy is an art of projecting shadows on a blank wall or a screen. यानी कि shadowgraphy एक ऐसी कला है जो क्या होता है, shadows को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रोजेक्ट करती है किसी ब्लैंक वॉल या फिर कोई ब्लैंक कोई दीवार है उस पर, या फिर कोई स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। एंड सो वेयर वी यूज आवर हैंड्स, फिंगर्स एंड एक्सेट्रा फॉर वेरियस शेप्स, यानी कि हम जो है अपने हैंड्स को या फिंगर्स को वो सब तरीके से हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्या बना सके, एक अलग अलग डिफरेंट शेप्स बना सके। मतलब आपके हाथ का जो रिफ्लेक्शन है, जो शैडो है, उससे अलग अलग शेप्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई बर्ड का, जैसे मैंने अभी ये क्या बनाया, ये क्या था, ये जो है ये एक बर्ड की शैडो है ना, तो ये कोई बर्ड का शेप हो सकता है, या किसी का चेहरा हो सकता है, या कोई एनिमल। एक्चुअली ये जो आर्ट था, ये आर्ट बहुत टाइम पहले से ही काफ़ी फेमस था, ठीक है। यूरोपियन ट्रैवलर्स लर्नड इट व्हेन विजिटिंग चाइना, बट एट दैट टाइम पीपल यूज पपेट्स। अब क्या होता था कि जो यूरोपियन के ट्रैवलर्स थे, जब व्हेन दे ट्रैवल टू चाइना, जब भी वो ये चाइना में ट्रैवल करने के लिए जाते थे, विजिट करने के लिए, तो दे हैव लर्नड दिस टाइप ऑफ आर्ट, यानी कि उन्होंने जब वहाँ गए तो ये स्पेशली आर्ट उन्होंने सीखा, ठीक है। और जैसे पपेट शो होता है ना, पपेट शो यानी आपको पता होगा कि पहले क्या होते थे, पपेट शो चलते थे। पपेट शो यानी कि जो कठपुतलियों का नहीं खेल होता है, ठीक है, जो कठपुतलियाँ होती हैं उनका खेल हम आपको बताते हैं, ठीक है। सो डैट इज़ द पपेट शो. सो यूजिंग दोज पपेट्स पीपल यूज टू फॉर्म द शेडोज, यानी कि उस पपेट्स का यूज़ करके जो लोग हैं वो शेडोज फॉर्म करते हैं। कैसे शेडो फॉर्म करते हैं? थ्रू देयर हैंड्स। कैसे? थ्रू देयर हैंड्स, ओके। एंड दे यूज टू नरेट द स्टोरी, और फिर वो उस तरीके से क्या नरेट करते हैं, कहानी बताते थे, ठीक है। सो कुछ टाइम के बाद तो लोग जो थे वो भी धीरे धीरे ये पपेट शो को साइड, मतलब थोड़ा करके साइड पे रखकर उनको क्या अच्छा लगने लग गया, ये शैडोग्राफी जो है वो दिखाना, लोगों को अपने हाथों से शैडो बना के, वो अलग अलग शेप्स बना के उन्हें दिखाते थे लोगों को। लोग जो थे उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था और वो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ ये शैडोग्राफी का जो शो होता था वो देखते थे, ठीक है।
A boy named Felicien Treve left home at 15 years old to become a performer and a magician. यानी कि जो एक लड़का था जिसका नाम था फेलिशियन ट्रीवे, उसने अपना घर छोड़ दिया और कौन सी एज थी जब उसने घर छोड़ा था? 15 साल की एज थी उसकी, ताकि वो क्या बन सके? एक परफॉर्मर बन सके। उसको परफॉर्म करना, जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं ना, डेट इज़ द परफॉर्मर, और उसको एक मैजिशियन भी बनना था। पर वो सब देखकर सबसे ज़्यादा उसका फेलिशियन ट्रीवे का क्या फेमस हुआ? हैंड शेडोग्राफी, यानी कि जो हाथों से वो शेडोज़ बनाता था अलग अलग एनिमल्स के, बर्ड्स के, और जो लोगों के चेहरे बनाता था, वो देखकर जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता था और काफ़ी अच्छा भी लगता था। सो ही बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर हिज हैंड शेडोज़। जैसे मैंने कहा कि वो अपने हैंड शेडोज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। बट ही वॉज मोर पॉपुलर फॉर हिज हैंड शेडोज़। पर जो फेलिशियन ट्रेवे था, मैजिशियन से इतना नहीं, बल्कि वो अपने हैंड शेडो से ज़्यादा फेमस था और ज़्यादा पॉपुलर भी था। मतलब जो वो बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है, उन लोगों के शेप वे अपने हाथों को मोल्ड करता था। कि व्हेन ही यूज्ड टू शो हिज हैंड्स डिपिक्टेड सम पर्सन, मतलब चेहरे का शेडो बनाता था। समझ में आया? मतलब जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है, उन लोगों के चेहरे का, मतलब अपने हाथों को ऐसे मोल्ड करता था कि उनके चेहरे बनाता था वो, ठीक है, उनके चेहरे के शेप्स बनाता था वो, और वही लोग उससे ज़्यादा प्रभावित होते थे। ठीक है। सो he liked to make his hands look like the shadows of famous people। famous people कौन कौन? जैसे मैंने आपको बताया, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं, उनके चेहरे वो बनाता था, और जिस वजह से लोग उसको देखकर ज़्यादा और प्रभावित और ज़्यादा अट्रैक्ट उसके तरफ हो जाते थे। इसलिए वो अपने हैंड शेडोज़ के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, नेक्स्ट जो है, अब मैं आपको दिखाऊंगी एक ब्रोकास एरिया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? देयर इज साइंटिफिक एविडेंस दैट डूइंग हैंड शेडोज एक्टिवेट्स अ पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड ब्रोकास एरिया। मतलब कि एक साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है, और एविडेंस मतलब उनको सबूत मतलब कि एविडेंस का मतलब होता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि सच है। ठीक है, उनको एक सबूत मिला है, पूरी तरह से प्रूवन हो चुका है कि जब भी हम हैंड शेडोज़ का यूज़ करते हैं, वो हैंड शेडोज़ क्या होता है? वो हमारे एक्टिवेट होता है एक हमारे पार्ट ऑफ द ब्रेन में। इसमें हमारा एक और पार्ट जो है वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं ब्रोकास एरिया। सो दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स विद लैंग्वेज। और ये पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो क्या करता है? और ये मदद करता है ताकि हम लैंग्वेजेस सीख सके। कौन सी लैंग्वेज सीख सके? सो डूइंग हैंड शेडोज में हेल्प यू स्पीक इंग्लिश। यानी कौन सी लैंग्वेज? बाय डूइंग द, मतलब ये हैंड शेडोज को करेंगे तो हमें बल्कि इंग्लिश बोलने में, ठीक है, और कम्युनिकेशन करने में हमें और ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा होता है, ब्रोकास एरिया कहाँ पे होता है, क्या फंक्शन है, वो मैं आपको बताती हूँ। सी तो देखिए, ये है ब्रोकास एरिया। ठीक है, ये जब भी हम हैंड शेडोज ये बनाते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट ऐसा होता है जो कि एक्टिवेट होता है। हमारा ब्रेन के एक पार्ट एक्टिवेट होता है जिसे कहते हैं ब्रोकास एरिया। और इसका फंक्शन क्या है कि ये हमें क्या करता है कि व्हेन यू डू हैंड शेडो एक्ट, जब भी हम हैंड शेडो का एक्ट करते हैं, देन क्या होता है, देन व्हाट इज ब्रोकास एरियाज फेमस फॉर? तो इट डेवलप्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन। यानी ये क्या डेवलप करता है? हमारे एक पार्ट होता है ब्रेन का जो डेवलप करता है कि जब हम हैंड शेडो का एक्ट करते हैं, तब ये हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन स्किल को इम्प्रूव करता है। और अगर आप भी हैंड शेडोज सीखोगे ना, तो आपको जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है
ऑल यू कैन इम्प्रूव इन अ बेटर वे। सो आपको ये एक बार ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अब इसके जो ब्रोकास एरिया का जो फंक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है स्पीच प्रोडक्शन होता है, फेशियल न्यूरॉन कंट्रोल एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो मैंने आपको बताया कि इससे क्या होता है, हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन स्किल इम्प्रूव होती है, ठीक है। सो ये था ब्रोकास एरिया। अब मैं आपको कुछ शेडोज़ दिखाऊंगी, हैंड शेडोज़। तो ये है हैंड शेडोज़। देखिए, एक ये क्या बना रहा है, ये जो है ये बना रहा है एक गूस बना रहा है, एक एनिमल बना रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है ये क्या बना रहा है, ये टोर्टोइस है। देखिए, हाथों का यूज़ करके एक ब्लैंक वॉल है या स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे आपको लाइट की रोशनी होनी चाहिए, और वहाँ से वो अपने देखो हैंड को कैसे उसने मोल्ड किया हुआ है, किया करते हुए उसने ये एक हैंड शेडो क्रिएट किया है, ठीक है। और जिससे क्या लग रहा है, कौन सा एनिमल, टोर्टोइस, कछुआ, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जो ब्रोकास एरिया है, इसका मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच हेल्प्स विथ लैंग्वेज। ओके, समझ में आया आपको। सो नेक्स्ट है, if you would like to try making some hand shadows, start with a nice bright light in a dark room and shine the light so that your shadow shows on a blank wall। तो इसका मतलब ये है कि आप भी हैंड शेडो बनाने का ट्राई कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जो है वो एक ब्राइट, एक बहुत अच्छा एक ब्राइट लाइट होना चाहिए। एक डार्क रूम में जाइए, वहाँ पे एक अच्छी सी लाइट होनी चाहिए जो कि क्या करे, शाइन होना चाहिए, जिससे क्या होगा, और एक ब्लैंक सी दीवार होगी, वॉल होगी या कोई स्क्रीन होगा, उसका यूज़ करते हुए, और लाइट जो है बिल्कुल ब्राइट होनी चाहिए, ठीक है। और उसका यूज़ करते हुए आप जो है वो हैंड शेडो बना सकते हो, ठीक है। सो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको ट्राई करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द ईजीएस्ट हैंड शेडोज टू स्टार्ट विद इज़ अ बर्ड। यानी कि सबसे इजी तरीका जो है हैंड शेडो बनाने का, स्टार्ट करने का, तो वो क्या है, किससे स्टार्ट कर सकते हो, एक बर्ड के साथ, चिड़िया के साथ, चिड़िया बना सकते हो आप। सो यू कैन ईजिली मेक द बर्ड फ्लाई बाय मूविंग योर फिंगर्स, ट्राई इट एंड सी। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, आप इजी तरीके से बर्ड बना सकते हो, जो कि आप अपनी फिंगर्स को मूव कर सकते हो, जैसे ऐसे, ये देखिए दिख रहा है आपको, ऐसे करके अपनी फिंगर्स को मूव कर सकते हो। तो ये क्या है, ये एक बर्ड है, ठीक है। तो ये सबसे इजी तरीका है हैंड शेडो बनाने का। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 6। टेक आउट पेज नंबर 51। एक्टिविटी नंबर 6, लेट्स एक्टिवेट ब्रोकास एरिया एंड प्रैक्टिस सम इंग्लिश एट द सेम टाइम। यानी कि अभी हम अपना एक हैंड शेडो क्रिएट करते हैं, और इससे क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिवेट होगा ऐसा ब्रोकास एरिया, और हम कुछ इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे इंग्लिश, ओके, एट द सेम टाइम। सो वर्क विद अ पार्टनर, सिट बैक टू बैक सो यू कांट सी ईच अदर्स हैंड्स। यानी कि आप अपने फ्रेंड या किसी पार्टनर, किसी कज़िन भाई बहन के साथ, जो आपका सगा भाई बहन, उनके साथ बैठ के आप 1 बाय 1 करके आप अपने हैंड्स के शेडोज़ बना सकते हो। कोई भी आप चाहे चूज़ कर लीजिए, एक एनिमल या कोई बर्ड या कोई फेस, और अपने पार्टनर को बताएं, और अपने पार्टनर को सिलेक्ट करेगा, और जब आप शेडोज़ बनाओगे तो उससे कहना कि ये क्या बनाया मैंने, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे क्या बनाया, आप देख रहे हो यहाँ पे एक गूस है, यानी कि ये एक बर्ड है, ठीक है। इसने बर्ड का एक इमेज बनाया है, शेडो बनाया है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हो तो ये कैमल है, एक एनिमल है, दैट इज कैमल, ओके। तो क्या हो रहा है कि उन्होंने जो शेडो दिखाया है हैंड्स के थ्रू, और 2 एनिमल्स को कवर किया है। सो वन इज़ अ बर्ड, दैट इज़ अ गूस, एंड अनदर वन इज़ एन एनिमल, दैट इज़ कैमल। और आपको इंग्लिश के फ्रेजेस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है।
Work out on your own how your hands should be to make your animal. Then practice your English by describing the position of your hands to your classmate. You might need phrases such as, अब जैसे यहाँ पे आप फ्रेजेस के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब फ्रेजेस क्या होता है, तो हम फ्रेजेस यूज़ करते हैं ना कि यूज़ करते हैं जहाँ पे फ्रेजेस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कम्प्लीटली नहीं होते पर उनका मीनिंग अंडरस्टूड होता है। तो कुछ फ्रेजेस आपको यूज़ करने हैं कि डिस्क्राइब करोगे कि अपने शैडो को कैसे फॉर्म किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज मैंने दिया, अगर आपको बर्ड का शैडो बनाना है, सो यू कैन से माई लेफ्ट पाम कम्स टू द राइट साइड ऑफ द पाम, यानी मेरा जो लेफ्ट का जो पाम है उसको मैं कहाँ रखूँगी, राइट साइड में रखूँगी, और एंड राइट साइड पाम गोज़ टू लेफ्ट, और मैं अपना राइट साइड का जो पाम है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है। इसके बाद माई थम्स का गेट इंटरलॉक्ड, और मेरे जो थम्स है वो इंटरलॉक्ड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, जैसे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे, ठीक है, इंटरलॉक्ड हो जाएंगे। एंड फ्लैट द फिंगर्स, सो मूव द फिंगर्स इन द वेबी डायरेक्शन टुवर्ड्स द इनसाइड सो दैट इट लुक्स लाइक अ बर्ड, ताकि वो किस तरीके से दिखे, एक बर्ड की तरह दिखे, जो मैंने आपको अभी पहले बना के बताया ना शैडो। तो इस तरीके का फ्रेज जो है आप खुद यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने किया है यूज़ वैसे आप भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है माई थंब इज ओवर माई फिंगर्स एंड बेंड द रिंग फिंगर। अब जैसे यहाँ इसने थंब जो है वो यहाँ पे रखा है और फिर अपने रिंग जो फिंगर है, रिंग उसको बेंड करना है। एंड पुट योर लेफ्ट हैंड अंडर योर राइट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड जो है उसको कहाँ रखना है आपको, राइट हैंड के अंदर नीचे जैसे इसने रखा है। सो इफ़ यू कैन सी योर शेडो यू कैन चेक टू सी इफ़ योर एनिमल शेडोज मैच। If you can't, you can both try to match the position of your hands and then look to see if they match. Take turns describing and matching, यानी कि आप टर्न बाय टर्न ट्राई कीजिए बनाने का और कुछ ऐसे फ्रेजेस का यूज़ कीजिए ताकि आप इजीली तरीके से फ्रेजेस भी बना सको और इससे आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और क्या होगा, आपका एक ब्रेन का जो एक पार्ट है वो ब्रोकास एरिया एक्टिवेट भी होगा। इससे क्या है कि आप इंग्लिश की लैंग्वेज जल्दी सीख पाओगे, ठीक है। समझ में आया आपको? सो नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर, डेट इज पेज नंबर 52। एंड यस, मैं आपको हैंड शेडोज़ के एक वीडियो भी दिखाऊंगी, एक एनिमल्स की वीडियो है कि कैसे उन्होंने हैंड शेडो बनाया है, एनिमल्स की शेडो बनाई है, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, ओके। तो आप नेक्स्ट जो है वो आपका एक्टिविटी नंबर 7 है, जो कि अ मोथ विद अ ड्रीम, अडेप्टेड फ्रॉम द मोथ एंड द स्टार बाय जेम्स थर्पर। यानी ये एक स्टोरी है, वो किसने लिखी है, वो जेम्स थर्पर ने लिखी है, ठीक है। जो काफ़ी मोथ क्या होता है, मोथ जो होता है वो एक फायर फ्लाई होता है जो कि उसकी लाइट जो है कब एक्टिवेट होती है, एट द नाइट, यानी कि रात के टाइम पे ही उसकी लाइट जो है वो एक इंसेक्ट है, एक बटरफ्लाई की तरह है, जो उसकी जो लाइट होती है वो रात को ही एक्टिवेट होती है, ठीक है। इसको जुगनू भी कहा जाता है, मोथ को क्या कहा जाता है, जुगनू, ठीक है। आप सबको पता ही होगा इसके बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी के साथ। Once upon a time, a young moth fell in love with a beautiful star। यानी एक बार क्या होता है कि बहुत पहले की बात है कि एक बहुत ही यंग मोथ जो था वो अचानक से उसे मतलब एक बहुत ही सुंदर सा स्टार के ऊपर वो उसका दिल आ जाता है, ठीक है, उसको पसंद आ जाता है वो स्टार, भी सुंदर सा स्टार।
ही टोल्ड हिज मदर वन डे, एक तो ये जो बात थी उसने अपनी मम्मी को एक दिन बताई। ही वुड रीच द स्टार बट शी टोल्ड हिम ही शुड ड्रीम ऑफ समथिंग क्लोजर, समथिंग ईजियर लाइक अ नाइस लैम्प। अब क्या होता है कि वो अपनी मम्मी से बात करता है एक दिन कि मम्मी मैं ना एक दिन ज़रूर मैं स्टार तक पहुंच जाऊंगा, पर लेकिन उसकी जो मम्मी होती है वो कहती है कि तू ये सब सपना देखना छोड़ दे और तू ऐसा सपना देख और ऐसी चीज़ के पीछे जा जो तेरे पास हो और बहुत आसानी से तो उसके पास जा सके, जैसे कि नाइस लैम्प। तो लैम्प आपको पता है ना, एक अच्छा सा लैम्प। ओके, अब स्टार्स आरंट द काइंड ऑफ थिंग यू शुड बी वर्किंग फॉर, शी सेड। अब उसकी मम्मी कहती है कि स्टार्स जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिससे तुम इस पर वर्क नहीं कर सकते, तुम स्टार तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि स्टार्स जो है वो काफ़ी दूर है, तुम उस तक नहीं पहुंच सकते हो। सो लैम्प्स आर द थिंग, फाइंड अ नाइस लैम्प। तो बोल रहे, तो उसकी मम्मी कहती है कि लैम्प्स ही एक अच्छी चीज़ है, तो तुम एक बहुत अच्छा सा लैम्प ढूंढो और वहाँ पर ही जाओ। मोस्ट फादर सेड, और उसके बाद क्या होता है कि जो मोथ के जो फादर होते हैं, पापा, वो कहते हैं येस यू कैन ईजिली रीच अ लैम्प, यू विल नेवर बी एबल टू रीच अ स्टार। तो उसके पापा भी वही सेम कहते हैं जो उसकी मम्मी कहती है। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम आसानी से ही लैम्प तक पहुंच सकते हो पर तुम स्टार तक कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। बट द मोथ डिड नॉट लिसन टू हिज मदर एंड फादर। पर जो मोथ है वो काफ़ी ज़्यादा ही स्टबर्न होता है, ज़िद्दी होता है, और वो ना मम्मी ना पापा दोनों में से किसी की बात सुनता नहीं है, इग्नोर कर देता है उन बातों को। एवरी इवनिंग व्हेन द स्टार केम आउट, हर शाम को जब भी स्टार जो थे उसको दिखना स्टार्ट हो जाते थे तो क्या होता था, ही वो स्टार्ट फ्लाइंग टूवर्ड्स इट, यानी कि वो उड़ के फ्लाई करके स्टार तक पहुंचने चला जाता था रात को। और एवरी मॉर्निंग ही केम बैक वॉर्न आउट फ्रॉम फ्लाइंग ऑल नाइट, यानी कि फिर और हमेशा सुबह क्या होता था, वो दोबारा वापस आ जाता था। वॉर्न आउट का मतलब होता है टायर्ड आउट, यानी काफ़ी थका हुआ, इतना ज़्यादा थक जाता था कि दोबारा वो नीचे आ जाता था पूरी रात उड़ उड़ के फ्लाई करके। वन डे हिज फादर सेड टू हिम, एक दिन क्या होता है उसके फादर जो है वो क्या कहते हैं, यू हैवेंट बर्न अ विंग येट बॉय। वो कहते हैं कि तुमने अभी तक अपने जो विंग्स है वो अभी तक तुमने बर्न नहीं किए, उसको जलाया नहीं तुमने अभी तक। इट लुक्स टू मी लाइक यू नेवर विल, और ऐसा लगता है कि तुम कभी भी करोगे भी नहीं, अपने विंग्स को जलाओगे नहीं, तुम बर्न नहीं करोगे। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या हुआ है, क्या गलत हो, क्या हुआ, क्या है तुम्हारे साथ। ऑल योर ब्रदर्स हैव बर्न देयर विंग्स फ्लाइंग अराउंड द स्ट्रीट लैम्प्स। वो कहते हैं, उसके पापा कह रहे हैं कि तुम्हारे जितने भी भाई हैं उन्होंने तो कब के एक स्ट्रीट लैम्प के आजू बाजू घूमकर उन्होंने तो अपने विंग्स को कब के बर्न भी कर दिए। और ऑल योर सिस्टर्स हैव बर्न देयर विंग्स फ्लाइंग अराउंड द हाउस लैम्प्स, और तुम्हारी जो बहनें हैं, जो सिबलिंग्स हैं, वो भी हाउस लैम्प्स के आजू बाजू घूमकर उन्होंने भी अपने विंग्स जो है वो बर्न कर दिया। सो कम ऑन नाउ दिस इज़ व्हाट वी डू। तो उसके फादर कह रहे हैं, मौत को समझाते हैं कि चलो चलो यही तो है हमारा काम, यही तो हम करते हैं। यू आरंट अफ्रेड ऑफ अ लिटिल बर्न आर यू। तो उसके पापा को बोल रहे हैं कि क्या तुम एक छोटे से बर्न से डरते हो सच में। सो द moth wasn't afraid but he didn't want to fly around street lamps or house lamps। अब जो मौत है उसको डर नहीं लगता है कि उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है जलने से, उसके विंग्स को जलने से उसको डर नहीं लगता, पर उसको स्ट्रीट लैम्प या हाउस लैम्प के आजू बाजू फ्लाई नहीं करना था और उसको वहाँ से अपने विंग्स को बर्न नहीं करना था। सो ही लेफ्ट हिज फादर्स हाउस। तो उसने क्या किया, अपने फादर का जो घर था वो छोड़ दिया।
ही नेवर चेंज हिज ड्रीम, और उसने अपना जो सपना था, क्या था सपना, ताकि वो स्टार तक पहुंच सके, उसका सपना था और वो सपना उसने छोड़ा नहीं, उसने गिव अप नहीं किया। When he grew up, he continued to believe, और जैसे जैसे वो और बड़ा होता रहा और ज़्यादा ओल्ड होता रहा, ठीक है, और उसने अपना बिलीव करना लगातार कंटिन्यू करता रहा, उसको विश्वास रहा कि मैं एक न एक दिन ज़रूर स्टार तक पहुंच जाऊंगा। Every night he went right on trying to reach the star. Of course, this star was 4 1/3 light years, और यहाँ पे आप देख रहे हो करीब और 40 ट्रिलियंस तक किलोमीटर्स अवे, बट द मोर डिड नॉट नो डैट। पर अब क्या होता है, हर रात को ही वो जाता था स्टार तक पहुंचने के लिए, ट्राई करता था, और फिर पर उसको, पर आपको तो पता ही है कि जो स्टार है वो करीब 4 1/3 लाइट ईयर्स है, उसमें काफ़ी ज़्यादा, और उसमें क्या है कि लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ये सो नो स्टार्स, और वो कितना दूर है अर्थ से, करीब 40 ट्रिलियंस किलोमीटर्स दूर है अर्थ से, है कि नहीं, और काफ़ी बड़े भी हैं, है कि नहीं, और काफ़ी गर्म भी है वो। सो बट द मॉथ डिड नॉट नो डैट, पर ये बात उस मौत को पता नहीं थी। द मॉथ थॉट द स्टार वॉज जस्ट कॉट इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ अ टॉल ट्री, और उसको ऐसा लगा कि जो मौत ऐसा सोचता था कि जो स्टार है वो तो सिर्फ उन बड़े से पेड़ के ऊपर जो ब्रांच है बस वहाँ पर ही है, तो मैं तो आराम से और आसानी से पहुँच जाऊँगा स्टार तक। The moth went right on trying night after night, but he never did reach the star. अब क्या हुआ, जैसे जैसे वो बड़ा होता रहा वैसे वैसे वो ओल्ड होता रहा और ओल्ड होता रहा, और वैसे वैसे ही वो जो मोथ था वो ऊपर और ऊपर, और हर एक रात हर दूसरी रात वो ट्राई करता था स्टार तक पहुंचने के लिए, पर फिर वो स्टार तक पहुंचने में नाकामयाब हो जाता था, ठीक है, पहुंच नहीं पाता था स्टार तक। फाइनली ही वॉज वेरी वेरी ओल्ड, और आखिरकार वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। हिज माइंड बिगेन टू प्ले ट्रिक्स, और उसका जो माइंड था धीरे धीरे उसने सोचना स्टार्ट कर दिया, प्ले ट्रिक्स यानी डिसीव, ये ऐसा उसने मान लिया कि अपने मन को मना लिया। He began to believe that he really had reached the star, उसने फिर अपने मन को मना लिया, ऐसा विश्वास कर लिया कि मैं आखिरकार स्टार तक पहुंच चुका ही हूँ। So he often told stories of his adventure catching a star, और वो कभी कभार क्या होता है कि वो दूसरों को अपनी कहानियाँ बताता था, अपने एडवेंचर्स की कहानियाँ बताता था कि कैसे उसने स्टार तक पहुंचा, वो कैसे उसने पहुंचा स्टार तक। बट नो वन लिसन्ड, बट ही वॉज हैप्पी एनीवे, पर कोई इसकी बातों सुनता नहीं था, पर फिर भी वो खुश था। फॉर हिज एंटायर लॉन्ग लाइफ द मोथ बिलीव्ड इन हिज ड्रीम, और उसने पूरी लाइफ, जो उसकी जो लंबी लाइफ, उसने ये बिलीव रखा अपने ड्रीम, अपने सपने के ऊपर उसको पूरा विश्वास था, और इसीलिए वो काफ़ी लंबे समय तक जिया, ठीक है। ही लिव टू बी अ वेरी वेरी ओल्ड मोथ, इसलिए वो स्टार तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए वो काफ़ी लंबे टाइम तक जिया, ठीक है, और इस वजह से वो काफ़ी ओल्ड हो गया। ही वॉज हैप्पी, बट हिज मदर, फादर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल बर्न टू डेथ व्हेन दे वर क्वाइट यंग, और क्या हुआ, पर फिर भी वो बहुत खुश था, लेकिन उसके जो मदर है, उसके फादर, उसके जो भाई बहन थे, वो सब लोग काफ़ी जल्दी मर गए थे, काफ़ी यंग में ही मर गए थे, और क्योंकि उन्होंने अपनी विंग्स को जल्दी बर्न कर दिया, ठीक है, समझ में आया आपको। तो इसलिए हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमारा जो ड्रीम है वो ड्रीम हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, हमें हमारा जो गोल है, जो एम है लाइफ में कुछ बनने का, कुछ करने का, वो हमेशा हमें हमारे अंदर ही रहना चाहिए, और उसको हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको हमें हासिल करना चाहिए। समझ में आया आपको ये स्टोरी? पर मैं आपको एक कार्टून की तरह मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वेट, आई विल शो यू वन वीडियो।
जी, तो देखिए कि कैसे ये जो मोथ है, ये आप देखिए एक छोटा-सा प्यारा-सा मोथ है जो, और उसके जो मम्मी हैं ये, और ये एक स्ट्रीट लैंप आप देख रहे हो, ये स्ट्रीट लैंप है जहाँ पे वो जाते हैं अपने विंग्स को बर्न करते हैं, ठीक है? तो वो उसकी जो मदर है उसको समझाती है मोथ को, ठीक है? इसके बाद क्या होता है, ये जो है वो मोथ होता है, ठीक है? ये यहाँ पे जो बैठा है ना, ये वाइट कलर का ये मोथ है, और इसके आजू-बाजू कौन है, इसके सारे फादर, मदर और उसके जो भाई-बहन होते हैं वो है ये सारे, ठीक है? फिर क्या होता है, इसके बाद आपको कहानी जैसे पता है कि सब समझाते हैं मौत को कि तुम स्ट्रीट लैंप के पास जाके ही अपने विंग्स को बर्न करना चाहिए, पर फिर वो बर्न ऐसा नहीं करता है, और इस वजह से वो अपने डैड का घर छोड़ के अपने फादर का जो घर होता है वो छोड़ देता है। देखिए कैसे मौत जो है वो जा रहा है ना? दिख रहा है आपको कैसे जा रहा है वो? और ये होते हैं स्ट्रीट लैम्प्स, ठीक है? जहाँ पे जो जुगनूस होते हैं वो अपने विंग्स को बर्न करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, और फिर इस तरीके से ये जो मोथ है वो स्टार तक पहुंचने की कोशिश करता है, हर रात को जाता है, और वो जाता है स्टार तक पहुंचने के लिए, पर फिर से वो नाकामयाब होके दोबारा सुबह को आ जाता है, ठीक है? और फिर लास्ट में फिर वो बहुत ऐसे करते करते काफ़ी साल बीत जाते हैं, और फिर इसके बाद वो काफ़ी ओल्ड हो जाता है, काफ़ी बूढ़ा हो जाता है, और फिर वो अपने दिल को मना ही लेता है कि बिलीव कर लेता है कि मैं स्टार तक पहुंच चुका हूँ, ठीक है? समझ में आया? तो ये थी फिर एक छोटी सी स्टोरी, है ना? देखिए तो ये जो मोथ है ये काफ़ी ओल्ड हो गया है, ठीक है? समझ में आया आपको? तो ये थी एक शॉर्ट सी स्टोरी, ठीक है? जो मैंने आपको एक और कार्टून के बेस में मैंने आपको समझाया है, ठीक है? So now activity number 8, look carefully at the story A Moth with a Dream। तो मैंने आपको स्टोरी जैसे समझाई है, ठीक है? और एक बार आप दोबारा रीड कर लीजिएगा स्टोरी को। The story has many words in it that help tell the reader when something happens। और इस स्टोरी में काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या बता सकते हैं कि कब क्या हुआ। जैसे वंस अपॉन अ टाइम, काफ़ी टाइम पहले की बात है। एवरी नाइट, हर एक रात को। एवरी मॉर्निंग या ऑफन।
So look for all the ways that the writer tells you when something happens. List all these words and phrases. अब आपको क्या करना है, आपको स्टोरी को अच्छे से रीड करना है और उसमें से आपको ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस को निकालना है जो क्या बताते हो कि when something happens, यानी कब क्या हुआ, उस तरीके से वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट एवरी इवनिंग, सेकेंड ऑल नाइट, थर्ड वन डे, फोर्थ नेवर, फिफ्थ नाइट आफ्टर नाइट, यानी रात के बाद रात, मतलब हर एक रात को, ठीक है, रात फिर नेक्स्ट नाइट, सिक्स्थ फाइनली, एंड सेवेंथ फॉर हिज एंटायर लॉन्ग लाइफ। ओके, so count all the words and phrases you found that you think tell the reader when something happens, how many did you find। तो मैंने मुझे जब इस स्टोरी को मैंने रीड किया तो मैंने देखा कि कुछ ऐसे वर्ड्स या ऐसे फ्रेजेस है जो क्या बताते हैं, कुछ हो रहा है, कुछ वो बता रहे कि when something happens, जब कुछ हो रहा है तो उस वर्ड्स को, उस फ्रेजेस को मैंने लिया है। और टोटल कितने फ्रेजेस मिले हैं, मुझे 7 मिले, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 7 लिखा है, ठीक है। और आपको और ज़्यादा कुछ मिलता है तो वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो कंपेयर योर लिस्ट टू अदर क्लासमेट एंड डिड समवन फाइंड मोर देन यू डिड। तो क्या आपको इस लिस्ट को कंपेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। अगर क्या उनका आपसे ज़्यादा आया है तो मैंने लिखा है नो, आई फाउंड द मैक्सिमम नंबर, मतलब मेरा जो था फ्रेजेस वो सबसे ज़्यादा मुझे मिला है। एंड आई विल श्योरली हेल्प अदर्स फाइंड इफ़ दे डिड नॉट, और मैं पक्का दूसरों की मदद करूँगी अगर उनको वो वर्ड्स नहीं मिले हैं तो, ठीक है। अब इन 3 सेंटेंसेस को आपको एक सेंटेंस में बना के यूज़ करना है। जैसे मैंने किया है एवरी इवनिंग आई गो टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे एवरी इवनिंग जो मैंने लिखा है ना ऊपर, एवरी इवनिंग, वही मैंने यहाँ पे सेंटेंस बना के यूज़ किया है अपने वर्ड्स में। तो आप भी अपने वर्ड्स में बना के सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो। सो एवरी इवनिंग आई गो टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। सेकेंड, वन डे, तो वन डे आई वेंट टू अ स्कैरी हाउस and there I saw a big skeleton, यानी एक दिन मैं स्कैरी हाउस में गई और मैंने वहाँ क्या देखा, एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन देखा। थर्ड, वी आर वेटिंग फॉर द वाटर सप्लाई अवेकनिंग ऑल नाइट, यानी कि हम सब जो है वेट कर रहे हैं कि कब पानी आए, और कैसे वेट कर रहे हैं, पूरी रात मतलब पूरी रात जागकर हम वेट कर रहे हैं पानी का आने का, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से भी आप अपने खुद के वर्ड्स, फ्रेजेस के वर्ड्स से खुद के सेंटेंसेस आप बना सकते हो, ठीक है। सो नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर, दैट इज पेज नंबर 54, एक्टिविटी नंबर 9। एक्टिविटी 9, वी बिगेन आवर यूनिट ऑन शैडो एंड लाइट with a poem about shadows, यानी कि हमने जो स्टार्ट किया था इस यूनिट को ऑन द बेसिस ऑफ अ पोएम दैट इज़ शैडोज़ के बारे में हमने ये पोएम स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग में ये जो एक्टिविटी नंबर 1 में दिया है ना। लेट्स फिनिश आवर यूनिट विद सम पोएम्स अबाउट लाइट। अब हम अपने यूनिट को कैसे फिनिश करेंगे, कुछ पोएम है जो लाइट के बारे में है। These poems are about light and the first letter of every line spells light, और हर एक पोएम का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या स्पेल कर रहा है, पूरा एक लाइट बन रहा है। कौन सी स्पेलिंग बन रही है, लाइट, ठीक है। सो दिस जो ये पोएम्स जो एक वर्ड्स बनाती है, जो लाइट स्पेलिंग्स बना रही है, उस पोएम्स को क्या कहा जाता है, एक्रोस्टिक्स। क्या कहा जाता है, एक्रोस्टिक्स, ओके। अब इसमें क्या दिया है, देखिए अलग अलग, देखिए लाइट्स, ये अलग अलग साइज थे, अलग अलग राइटिंग्स दी हुई है, इधर है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि दे आर इन डिफरेंट फॉन्ट्स। जैसे आप देख रहे हो कि अलग अलग फॉन्ट के साइज उसमें दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे LIGHT, वैसे ही स्टार्टिंग लेटर इसका L है, इसके नीचे IGHT, तो ये पूरा बन के क्या बन रहा है, लाइट। वैसे इधर इटैलिक्स में लिखा है ये
LIGH और T, तो अलग अलग राइटिंग में है ये, ठीक है। अब जैसे मैं आपकी पोएम रीड करती हूँ और फिर मैं आपको समझाती हूँ। लैंड मी अ कैंडल, I'll set it alight, give me your hand, hold it tight, together we walk out of the dark। मतलब इसका मतलब क्या है कि मुझे एक कैंडल दो, मैं उसे जलाऊंगा, मुझे तुम्हारा हाथ दो, मैं उसको टाइटली होल्ड करूंगा और हम साथ में ये अंधेरे से पास आउट होंगे। मतलब ये जो घड़ी है लाइफ की वो सैडनेस से है, सैडनेस ही भरी है। हम सबकी लाइफ में आता है सैडनेस, जो है अप्स एंड डाउन्स हमारे लाइफ में कभी ना कभी आता ही है। और ये फेस में क्या होता है कि वी आर ऑल ब्रोकन समटाइम्स, है कि नहीं। सो वी थिंक दैट हम कुछ नहीं हो, अब कुछ नहीं हो सकता, एंड एट दैट टाइम you will have the support of a hand of a alone person, means Almighty God। यानी कि तब आपके सबका हाथ पकड़ने, जब आपको कोई नज़र नहीं आता, आप सब, आपकी होप, आपकी आशा सब टूट जाती है, तब आपको क्या होता है, तब कौन मिलता है, कौन हाथ पकड़ता है, तब भगवान हमारे हाथ पकड़ता है। ये सुनो, जब हमारे पास कोई मतलब कोई चीज़ बचती नहीं है, कोई चॉइस नहीं बचती, तब हम किसको, कौन आता है, तब भगवान आते हैं और हमारे हाथ पकड़ते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा है होल्ड इट टाइट। सो भगवान को हाथ हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, भगवान का जो हाथ है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, और ये जो दुख का जो पहिया है वो भी पास हो जाएगा। सो दिस टू शैल पास एंड वी विल सून कम आउट ऑफ इट। जैसे आपको पता ही है कि इस दुनिया की सिचुएशन अभी क्या हो रही है, तो इससे हम ज़रूर एक नए दिन बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पोएम का। अब सेकंड पोएम में क्या है, लुक हाउ डार्क इट इज़, आई डोंट हैव अ टॉर्च, गो टू द वॉल, हियर इज़ द स्विच, टर्न ऑन द लाइट। तो ये काफ़ी सिंपल वे में है कि देखो कितना अंधेरा है, मेरे पास तो टॉर्च भी नहीं है, जाओ जाके लाइट चालू करो, स्विच ऑन करो लाइट को, ठीक है। समझ में आया। तो काफ़ी सिंपल वे में लिखा है ये। अब नेक्स्ट है लाइट इन सन्स रेज, गो अप डाउन एंड अराउंड, हिट बाउंस एंड बैंड टू मेक माई शैडो डांस। तो इसका मतलब क्या है कि वेयर डज द लाइट कम फ्रॉम, जो लाइट है वो कहाँ से आती है, तो समटाइम्स इट कम्स फ्रॉम द सन्स रेज, समटाइम्स इट गोज अप, मतलब कभी वो ऊपर जाता है, समटाइम्स इट गोज डाउन, कभी नीचे, एंड समटाइम्स इट स्प्रेड, तो कभी कभी वो स्प्रेड हो जाता है, यानी that is goes around and hits somewhere and bounces, and sometimes it bends and in such a way it forms our shadow। और कभी कभी क्या वो अप जाता है, कभी डाउन, कभी हमारे स्प्रेड हो जाता है, तो कभी वो हिट बाउंस बैक करता है। लाइट आपको पता ही होगा रिफ्लेक्शन होती है, लाइट की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, जो कि दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होती है, और इस वजह से क्या होता है, हमारी शैडो फॉर्म होती है। समझ में आया आपको। सो एक्टिविटी 10 में क्या दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, राइट योर ओन एक्रोस्टिक यूजिंग द वर्ड लाइट, डेकोरेट योर लेटर्स एनी वे यू विश। तो मतलब आप अपने खुद के एक एक्रोस्टिक पोएम आप वर्ड्स बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, और वहाँ पे यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है, पोएम लिखी है, जो मैंने हाईलाइट किया है लाइट को, LIGHT, जैसे लीड मी देयर, आई फाइंड लाइट वेयर, गेट मी योर हैंड, होल्ड मी टाइट, टू माई फेथ देयर इज़ नो साइट। इसका मतलब ये है कि मुझे उस जगह ले जाओ जहाँ पे लाइट आती हो, मेरा हाथ पकड़ के ले जाओ मुझे, और मेरे हाथ को टाइटली पकड़ो, ताकि मैं जो हूँ वहाँ पे, ताकि मैं
वहाँ पे ले चलो जहाँ पे मेरी किस्मत है, और वहाँ पे जहाँ पे अंधेरा है। जैसे क्या होता है कि जो शेडो कहाँ होती है, जब लाइट पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे वहाँ ले जाओ जहाँ पे शेडो मतलब लाइट पड़ती हो, ठीक है। और जब डार्कनेस हो जाता है तो मुझे वहाँ पे नो साइड मतलब वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो ये था एक्टिविटी नंबर 10। तो इस तरीके से आपका जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया है। तो अब मैं आपको ये एक्टिविटीज़ दूंगी, तो आप लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और जो हार्ड वर्ड्स है वो मैं आपको मंडे दे दूंगी, तो वो हार्ड वर्ड्स आप 2 टाइम्स लिख लेना, ओके। टिल देन इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, दोबारा समझिए, ठीक है। एंड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।